गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या होते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले क्रिया के बारे में हम जान लें। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम धातु के नाम से जानते हैं। अर्थात धातु ऐसे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम अनेक प्रकार की क्रियाओं का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात धातु क्रियाओं की जननी कहलाती है। उन धातुओं से अनेक प्रकार की क्रियाओं का निर्माण किया जा सकता है। अब दूसरा जान लें, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। शब्द के जिस रूप से हमें किसी कार्य के करने, होने या उसकी अवस्था, स्थिति के बारे में पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं, जिनमें से पहला है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और प्लस कर्मक, अर्थात जिनमें कर्म नहीं होता है उन क्रियाओं को अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया, अर्थात यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स प्लस कर्मक। स का अर्थ होता है के साथ, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है उन क्रियाओं को सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अकर्मक क्रिया में मैं पढ़ता हूं, इसमें कोई कर्म नहीं है, यह कर्म विहीन है, अतः यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। लेकिन मैं पुस्तक पढ़ता हूं, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब कैसे आप पता कर पाएंगे कि कौन सा क्रिया अकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो इसको सबसे पहले जान लें कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, जबकि सकर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है। दूसरा पहचान है कि यदि क्रिया के साथ हम क्या लगाकर प्रश्न करें, यदि उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है, और यदि उसका कोई उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे इसमें क्या से प्रश्न करें, क्या पढ़ता हूं, तो आपको उत्तर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप इसमें क्या से प्रश्न करें, क्या पढ़ता हूं, तो आपको उत्तर मिलेगा पुस्तक पढ़ता हूं। इस प्रकार से भी आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरी क्रिया है मुख्य या सामान्य क्रिया। मुख्य क्रिया इसको या सामान्य क्रिया भी कहते हैं, अर्थात जिस वाक्य में एक कर्ता, एक कर्म और एक ही क्रियाएं पाई जाती हैं, उन वाक्यों में पाई जाने वाली क्रियाओं को मुख्य या सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उधर मत जाओ, यहाँ पे एक ही क्रिया है, एक ही कर्ता कर्म है, इसलिए यहाँ पे प्रयोग होने वाला जाओ शब्द मुख्य या सामान्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। चौथा है सहायक क्रिया, अर्थात जब एक ही वाक्य में एक मुख्य क्रिया और एक उसकी सहायता के लिए आने वाली क्रिया हो तो उसे सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे उधर मत चले जाना, यहाँ पे देखें चले मुख्य क्रिया है और जाना सहायक क्रिया है, अर्थात जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है उन क्रियाओं को हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ना क्रिया है, हूं जो है सहायक क्रिया है। पांचवा देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के योग से मिलकर बनती है। उन क्रियाओं को संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। इस वाक्य को हम सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को एक साथ रख के संयुक्त क्रिया के रूप में निर्माण कर सकते हैं। यदि इसमें पूछा जाए उधर मत चले जाना, तो आप कह सकते हैं कि इसमें प्रयोग की जाने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया, अर्थात इसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों सम्मिलित रहती हैं। छठवां है प्रेरणार्थक क्रिया, अर्थात वह क्रिया जो कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके उसी कार्य को किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप में भी जानते हैं। जैसे कराना, करवाना, पीटना, पिटवाना, यह 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। जैसे यदि कहा जाए कि पिताजी माली से पौधे लगवा रहे हैं, तो यहाँ पे पिताजी कार्य को स्वयं नहीं करके
माली से कार्य करवा रहे हैं, तो यह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसी पाठ में नंबर 1 पे दिया हुआ है काल। काल एक अनेकार्थी शब्द है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। काल का अर्थ होता है मृत्यु, समय, यमराज, लेकिन यहाँ पे ना यह मृत्यु का बोधक है ना यमराज का, बल्कि यहाँ पे काल समय का बोध करवा रहा है। तो आज हम समय के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लें काल किसे कहते हैं। अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें उसके होने, करने या बीतने के बारे में पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से हमें उस कार्य के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। इसके पहचान के लिए वाक्य के अंत में या क्रिया के अंत में कह सकते हैं, क्रिया के अंत में था, थे, थी विद्यमान रहता है। दूसरा है वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान समय में कार्य के होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्रिया अभी चल रही है। अंग्रेजी में से प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है भविष्यत काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, यह भविष्यत काल का उदाहरण है। इसमें होगा, होगी वाक्य क्रिया के अंत में विद्यमान रहता है। वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि विद्यमान होता है। दूसरा जिसमें में भेद दिया है, प्रसंग आया है वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य क्रिया के जिस रूप से हमें उस क्रिया के कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है या कर्म के अनुसार हो रही है या भाव के अनुसार हो रही है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं, एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो उस क्रिया को कर्तृवाच्य क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे लड़की दौड़ रही है, इसमें लड़की के अनुसार यह क्रिया पूरी हो रही है। आप देखें स्त्रीलिंग है, इसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अर्थात जब कोई क्रिया कर्ता के अनुसार पूरी होती है तो वह कर्तृवाच्य कहलाती है, और जब वही क्रिया कर्म के अनुसार होने लगती है, अर्थात जो वह कर्ता कर्म कर रहा है उसके अनुसार होने लगती है तो वह क्रिया कर्मवाच्य की कहलाती है। जैसे लड़की द्वारा भोजन बनाया जाएगा, अर्थात इसमें भोजन बनाया जाएगा अर्थात कर्म के अनुसार यह क्रिया पूरी की जा रही है। अर्थात यहाँ पे जो क्रिया का रूप बदल रहा है वह कर्म के अनुसार बदल रहा है। तीसरा देखें भाववाच्य। भाववाच्य अर्थात क्रिया जब भाव के अनुसार बदलती है तो उस क्रिया को भाववाच्य क्रिया के नाम से जानते हैं। अर्थात जब हमें यह पता चले कि क्रिया भाव के अनुसार हो रही है उस क्रिया को भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यह भाव प्रकट कर रहा है, अर्थात यह क्रिया का रूप भाव को प्रकट कर रहा है, अतः यह भाववाच्य की क्रिया है। अब दूसरा इसमें जान लें, सबसे मुख्य चीजें हैं कि वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है या वाच्य परिवर्तन होता भी है कि नहीं है। इसमें ध्यान दें, पहले इसको जान लें कि इसमें कर्ता के अनुसार होता है, इसमें कर्म के अनुसार होता है और इसमें भाव के अनुसार प्रवर्त होता है वाक्य। अब क्या हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल सकते हैं या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल सकते हैं? इसका उत्तर आपको देना चाहिए कि अवश्य हम कर्तृवाच्य को किसी भी वाच्य में बदल सकते हैं, कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। अगर कर्तृवाच्य में कर्ता
का पुल्लिंग है, कर्ता पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग होगा। अगर एक वचन है तो उसका वचन भी, क्रिया का वचन भी एक वचन होगा। अगर बहुवचन है तो वचन होगा, बहुवचन होगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से कर्ता का लिंग वचन बदलेगा उसी प्रकार से क्रिया का भी बदलेगा। लेकिन कर्मवाच्य में लिंग और वचन कर्म के अनुसार बदलेंगे। अर्थात कर्म एक वचन में होगा तो एक वचन में रहेगा, बहुवचन में रहेगा तो बहुवचन में होगा, और अगर पुल्लिंग में रहेगा तो पुल्लिंग होगा, और अगर स्त्रीलिंग में रहेगा तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। इसी तरह से भाववाच्य में भी है। भाववाच्य में अधिकांश क्रियाएं प्रथम पुरुष, एक वचन और नकारात्मक होती हैं। हमेशा यह प्रथम पुरुष में प्रयोग की जाती हैं। हमेशा एक वचन, नकारात्मक और प्रथम पुरुष में प्रयोग की जाती है। अब वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते हैं। यदि कर्तृवाच्य का कोई उदाहरण है, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, यह कर्तृवाच्य का उदाहरण है। यदि इसको हम में कह दिया जाए कि कर्मवाच्य में बदलें तो आप इसमें से लगाकर या के द्वारा लगाकर या केवल द्वारा लगा के बदल सकते हैं। तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, इसका कर्मवाच्य होगा बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ पे पुस्तक के अनुसार क्रिया प्रयोग की जा रही है, अतः यह कर्मवाच्य में हो गया। उसी प्रकार से यदि कहा जाए कि कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिए तो यहाँ पे देखिए मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी कर्तृवाच्य है। यदि इसे भाववाच्य में बदला जाए तो आप देख सकते हैं मुझसे जाया जाएगा। अर्थात यहाँ पे मैं अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं। अर्थात कहा जा सकता है कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदला जा सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, आप वहां से और भी सहायता ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का पाठ आपको 10 क्रिया और उसके प्रसंग समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।